नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार भारत में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को मॉडर्ना वैक्सीन अपडेट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी से बातचीत चल रही है, अभी उनकी तरफ से पूरा जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जवाब आएगा वैसे ही हम लोग अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि दुनिया कोरोना की तीसरी लहर देख रही है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाना होगा कि तीसरी लहर भारत से न टकराए। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें भारत में अब तीसरी लहर आएगी और इस पर चर्चा करने के बजाय हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे हमने कई बार कहा है कि ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक लंबी देर तक चलने वाला है। हमारी जर्नी है, हमारा मिशन है। और जैसे जैसे वैक्सीन प्रोड्यूस होता है, बिना डिले करे वो सीधा वैक्सीन लगे, अगले ही कुछ दिन में लग जाए, ये कोशिश होती है। तो ये बड़ा एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम होता है, डायनामिक सिस्टम होता है। CDL की क्लियरेंस मिलती है स्टेबिलिटी टेस्ट के बाद, बैच रिलीज होता है, उसको प्लान करके तरीके से स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी आगे जो माइक्रो प्लानिंग वो की जाए। सर, क्या वैक्सीन की कमी है? सर, क्या वैक्सीन की कमी है या कंपनियां बना नहीं पा रही हैं सर वैक्सीन? वैक्सीन की प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये एक प्लान्ड अफेयर है और उसी स्पीड के बढ़ते बढ़ते जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो रही है, हमें वैक्सीन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। सर, मेडिकल वेस्टेज को ठीक से मैनेज नहीं किया जाए तो कितने खतरा बढ़ सकता है आगे? मेडिकल वेस्टेज के बारे में सीधे सादे प्रोटोकॉल्स हैं। मेडिकल वेस्ट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं हमें उनकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो सिरिंजेस हैं, चाहे वो PP है, चाहे मास्क है, चाहे ग्लव्स। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा का इस साल के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा के संदर्भ में बातचीत भी की है। ऐसे समय में जब कोविड वेरिएंट प्रदेश में मिला है और इस स्थिति में हम हरिद्वार के कोरोना महामारी को केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं। देखिए इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। नहीं, हम देखिए हम सभी से अपील करते हैं कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम गोरखपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर को 93.89 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 370 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इनमें 150 परियोजनाओं का शिलान्यास और 220 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम परिसर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल से संचालित होने वाले म्यूजिकल फाउंटेन और फूड पार्क का भी लोकार्पण किया। मैंने कहा देखिए, गोरखपुर नगर निगम बाद में बना, पहले वो वहां पे टाउन एरिया था, फिर वह पालिका परिषद बना होगा, बाद में नगर निगम बना है। और उस छोटे से भवन को लेकर के इतने दिनों से एक कवायद चल रही थी, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम को नया भवन भी बन गया। आज नगर निगम अपनी नए भवन के साथ, एक नई पहचान के साथ, आने वाले 100 वर्ष के बाद जब यह भवन बनकर के पूरा होगा
और इस भवन के बारे में 100 वर्ष के बाद जब उस समय की पीढ़ी चर्चा करेगी तब ये बात जरूर आएगी, महापौर कौन था, पार्षद कौन कौन थे। अब याद करिए ना, उस समय गोरखपुर की तस्वीर क्या होगी, ये उस समय की बात है। सीताराम जी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, जवाहरलाल कसोदन इसके लिए दुर्भाग्यशाली है कि वो महापौर नहीं बने, और वो सौभाग्यशाली है कि महापौर बन गए। उनके नाम से भवन का नाम उनके नाम से भवन जब भी इतने वर्षों के बाद आएगा तो उनका नाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए बेहतर कार्य, आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी, और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी। तो उधर हरियाणा के हिसार में 10 जुलाई को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के सामने बुजुर्ग महिलाओं के साथ पूर्व मंत्री मुनीष ग्रोवर की अभद्रता करने को लेकर हिसार के लघु सचिव के सामने किसान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का पुतला फूंका और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही किसानों ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने और मुनीष ग्रोवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। किसान सभा के प्रेस सचिव सुबेश सिंह बूरा ने कहा है कि वर्तमान सरकार के नुमाइंदे महिलाओं की इज्जत से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 जुलाई को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के सामने पूर्व मंत्री मुनीष ग्रोवर से बुजुर्ग महिलाओं के साथ अभद्रता की शिक्षा के मंदिर को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में जो गुंडागर्दी हुई उसकी निंदा करते हुए मुनीष ग्रोवर की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसी गेट के ऊपर बरवार रोड जाम करा, रात को 10 बजे हमने जाम खोल लिया। उन्होंने FIR दर्ज करी, परंतु आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आज हमारे बड़ी संख्या में हिसार के साथी उसकी कोठी पर भी गए रोहतक, और यहाँ हमें पुतला जला रहे जो यहाँ रह गए थे। हम ये कह रहे हैं यहाँ का जो VC है, जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा का था, इस VC ने यहाँ पर गुंडू का अखाड़ा बना दिया, गुंडू का अखाड़ा। हम कहते हैं इस VC को टर्मिनेट किया जाए या किसी शिक्षाविद को VC नियुक्त किया जाए और मुनीष ग्रोवर को गिरफ्तार किया जाए। किसान का श्रम का शोषण हुआ है, परंतु किसान की, मजदूर की इज्जत पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी इज्जत और उसके मान सम्मान को चैलेंज कर दे। परंतु इस बीजेपी के गुंडों ने हिसार के अंदर किसान और मजदूर महिलाओं के साथ। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को भोपाल गैस लीक पीड़ितों के विधवाओं के लिए पेंशन की अंतिम अतिरिक्त रकम को मंजूरी दे दी है। अब इन्हें पेंशन के तौर पर हर माह अतिरिक्त 1000 रुपए दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद रिपोर्टरों से बताया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पर अतिरिक्त रकम के तौर पर यह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह फैसला वित्त मंत्रालय की ओर से आपत्ति जताए जाने के बावजूद लिया गया। वित्त मंत्रालय ने इन महिलाओं को और 1000 रुपए की रकम पेंशन के तौर पर देने के प्रस्ताव पर रोक लगाई थी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त 1000 रुपये दिए जाने का, पेंशन दिए जाने की स्वीकृति आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझ रहा हूं कि इसमें वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश और घोषणा के पालन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के बाबत देशवासियों को क्या कुछ हिदायत दी है। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म,
व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पार्टी बदलने के संकेत दिए हैं। अब उन्हें ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ की है और इसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके काम को पहचाना है। वहीं अब इस ट्वीट को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसे लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिएगा, यूं चुनाव नजदीक आता है तो लोगों की महत्वाकांक्षा साफ साफ दिखाई देती है। जो उनकी राजनीतिक प्रेरित होती है, उनका अपनी नीति और नियत पे कोई भरोसा नहीं होता, ना ही कोई ऐसा होता कि लक्ष्य हो कि मुझे देश की, समाज की सेवा करनी है। उनका अपना ही एक एजेंडा होता है कि हमें सरकार में रहना है और सरकार का शोषण करना है। जैसा वो हमारे साथ में थे तो उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था। बड़ी बुराइयां क्या करते, जब जब हमको छोड़कर वहां पर गए कांग्रेस में तो माता जी करके पैर छूना और छोटे छोटे राहुल गांधी के भी पैर छूना, ये तब उनकी एक इच्छा है कि भाई मैं राजनीति में कहीं ना कहीं चमचागिरी करके पैर छू के आगे बढ़ता रहूं। आज उनकी ब्लैकमेलिंग के जिस प्रकार से वो कांग्रेस को कर रहे हैं, वहां वो कामयाब नहीं हो रहे। इस कारण से उन्होंने खाली ब्लैकमेलिंग करने के लिए हिंट देने का काम किया है आम पार्टी को कि आम पार्टी और कांग्रेस हो सब चोर मोसेरे भाई हैं दोनों के दोनों। किस प्रकार से आम पार्टी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। हाँ, सिद्धू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन काम क्या करना है, जनता की सेवा क्या काम करनी है। जो दारू बेचने का घर घर का काम कर रही है वो कांग्रेस भी कर रही है तो आम पार्टी भी कर रही है। दोनों को एक ही एक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी जनता को लूटा है, इन्होंने भी जनता को लूटा है। अमरिंदर सिंह ने भी खजाना खाली किया है, दिल्ली में देखोगे तो आम पार्टी ने भी खजाना खाली किया है। इन दोनों का कोई भी लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसके बीच में ऐसे स्वार्थी लोगों का घूमना फिरना, आना जाना एक स्वार्थ बख्श है। और सब जब चुनाव निकल जाएगा ये सब लोग भी निकल जाएंगे। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्वहीन कांग्रेस है इस समय, मैं ये कह सकता हूं। आज कांग्रेस की जो हालत देखते हैं, वेस्ट बंगाल में 44 से 0 पे आए, खुश हो गए। यूपी के अंदर कोई भी पंचायत से कोई चुनाव नहीं है, खुश हो गए। उनको अपने से मतलब नहीं है, उस पर में कोई खुशी नहीं है, उनका कोई अपना लक्ष्य भी नहीं है उनका। तो कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं, कोई नेतृत्व नहीं है और ऐसा नेतृत्व नहीं है जो समस्या को सुलझा सके। अमरिंदर सिंह को जिस प्रकार से 5 दिन यहाँ बैठा के रखा और उनसे बात भी नहीं की और बाद में उनको भेज दिया कि जाके पहले अपना एजेंडा पूरा करके आओ। अमरिंदर सिंह की कौन सी इज्जत रखी है कांग्रेस वालों ने। तो इसलिए कांग्रेस के बारे में बात करना और कहना, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक नेतृत्वहीन पार्टी आज की तारीख में हो चुकी है और ना ही इसके नीचे कार्यकर्ता है। इंडिविजुअल कोई अपनी ताकत से कुछ 2-4 सीटें 5 सीटें जीत के आ सकता तो आ सकता। नमस्कार, भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू इस समय अपनी चुनावी जमीन खोज रहे हैं और वो अब आम आदमी पार्टी में अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस धीरे धीरे देश से खत्म हो रही है। सिद्धू साहब 4.5 साल बाद उठे हैं और अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं और
कांग्रेस में नहीं मिलेगी तो किसी और पार्टी में ढूंढ रहे हैं। जो उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में अपनी नई जमीन ढूंढ रहे हैं। अब ये कांग्रेस ने तय करना है कि वो अपने पास रखना है, या केजरीवाल साहब ने तय करना है कि उनको अपने यहाँ हॉप इन कराना है। पर यह बड़ी स्पष्ट है कि सिद्धू साहब ज़मीन ढूंढ रहे हैं, और लगता है ऐसा है कि उनके ट्वीट से कि उनका रुख आम आदमी पार्टी की ओर है। असल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि कांग्रेस जो नंबर 3 की पार्टी है और देश में तो कई राज्यों में ख़त्म ही हो चुकी है, वो अब नंबर 1 की पार्टी बनेगी। देख सकते हैं सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। पर अगला चुनाव आएगा, मैं आज शर्त ये कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव में दिल्ली सरकार के हरियाणा पर पानी रोकने के आरोप के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन का शौक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जितना पानी दिल्ली को देना है उतना पानी हम दे रहे हैं, एक बूंद भी कम नहीं रोक रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है 1050 क्यूसेक पानी। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2 करोड़ 90 लाख की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज़्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा है, एरिया उनसे ज़्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए, और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियाँ हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज़, चाहे प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का कितना पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी जितनी घनी जहाँ होगी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना घना जहाँ होगा, वहाँ निर्माण कार्य भी ज़्यादा होंगे। तो अगर हरियाणा का होता तो फिर हरियाणा में तो हमें तो इतना पोल्यूशन कभी ध्यान में नहीं आया। हरियाणा में भी होता पहले वो, यानी हरियाणा के पोल्यूशन की पढ़ाई लिखाई हुई है कि हरियाणा में कुछ नहीं करना, दिल्ली में चले जाओ। उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं। बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर। कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही है, और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश कार्यकर्ताओं ने जयपुर में सड़कों पर निकलकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और इस मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों के काबू करने के लिए भारी मात्रा में भीड़ भी मौजूद रही। देते हैं नरेंद्र मोदी, सतीश पूनिया जी ये जो राजनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ ये जनमानस की आवाज है। ये कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ सिलेंडर दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने सिलेंडर तो दिए, लेकिन बीपीएल गरीब महिला 900 रुपए में सिलेंडर कैसे खरीदेगी? इसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल उनकी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अर्थी पे लेकर आया है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सिलेंडर आपने उज्ज्वला योजना में मुफ्त दिया है वो हमारे गांव की माताएं बहनें नहीं भरवा सकती। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उन दामों से लगता है कि अब इस देश को बैलगाड़ी। ईंधन और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 13 जुलाई को नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया
और इस दौरान वेंडर बनकर इन लोगों ने सब्जियां भी बेची। सूचनात्मक प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है जो मोदी सरकार के लिए आंखें खोलने के लिए किया जा रहा है कि मोदी जी आप कुछ तो समझ करो, पहले पेट्रोल और डीजल के रेट कम करो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो, रेट कम हो, ताकि सब्जियां जो है वो लोगों को, गरीब आदमी को मिल सके। एमसी ऑफिस के बाहर बैठने का, प्रदर्शन करने का मकसद ये है भैया कि आज एमसी के यादव जी ने, हमने कमिश्नर ने ये कहा कि जो वेंडर्स हैं, आज हम वेंडर्स हैं, वेंडर्स को लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, नहीं लाइसेंस फी दोगे तो आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। मुझे ये बताओ, इतना राहत कोष आया, एक वेंडर जो शाम तक, मैं सुबह तक 10 रुपए नहीं कमा सकी, शाम तक पता नहीं 100 रुपए कमाना या नहीं, मैं इनको कहाँ से रोज के फाइन दूं, इतने इनके जो टैक्स है वो दूं, जो फीस है वो। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान को मंगलवार के दिन सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान की विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रामपुर सदन से सपा विधायक तंजीन ने कहा है कि मेरे पति की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती उन्हें किन कारणों से शिफ्ट किया गया है। तजीन आगे कहती हैं कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें किन कारणों से एक बीमार इंसान को जेल शिफ्ट किया गया है पता नहीं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ही सत्ता में आएगी। देखिए, मुझे भी आज अचानक ही पता चला कि उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल। और ये भी आपको बता दूं कि आजम खान साहब अब भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें अभी 2 ही 3 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और इसके साथ ही साथ उन्हें और भी परेशानियां हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अचानक हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें अभी इलाज की और ज़रूरत थी। लेकिन मैं नहीं जानती हूं कि किन कारणों से, किन वजहों से या किसी साजिश के तहत उन्हें मेदांता से शिफ्ट किया गया जेल, और इतनी गोपनीय परिस्थितियों में कि हम परिवार वालों को भी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा संविधान भी हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ, और इस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलाज का अधिकार भी न देना जुल्म की एक चरम सीमा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अपना इलाज करा रहा था, उसे इलाज के दौरान ही मेदांता से शिफ्ट कर दिया गया जेल। जेल में जाहिर है मरीज़ों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन इतने गंभीर मरीज़ों के लिए जाहिर है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार भारत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।